किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हम अलग अलग विषय लाते हैं जो कि संबंधित होते हैं खेती किसानी से, उन पर चर्चा करते हैं, उनसे संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं, जो सवाल होते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं और आपके जवाब पहुंचाते हैं हमारे विशेषज्ञ। तो बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी दो अहम विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्या है वो, आइए सबसे पहले तो इसी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसली खेती और जैविक खेती का आधार बायोगैस तकनीक। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, या फिर कहें कि आज के और अभी के समय की बहुत ज़रूरत है ये इस पर जानकारी होना। तो इनके संबंध में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-11-306, 1800-11-306 ये टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। अगले 1 घंटे के दौरान आप कॉल कर सकते हैं, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जो भी सवाल है हम तक आप पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। व्हाट्सएप का जो नंबर है वो हम आपको बता देते हैं, 8800520717। इसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें कार्यक्रम के दौरान hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप ईमेल कीजिए कार्यक्रम के दौरान, हम झट से उसे शामिल करेंगे, सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जयप्रकाश डब्बास जी। बता दें, ये पूर्व प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर डब्बास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर संजीव कुमार पाठक जी, जो प्रसार अधिकारी हैं गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर पाठक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। तो हमारे दोनों ही जो विषय हैं आज के कार्यक्रम के, उनके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। माध्यम क्या है जिनके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में आपको बता दिया गया है। हमारे विशेषज्ञों से परिचय हो गया है। तो फिर अब बिना समय को गंवाते हुए आप झट से अपना फोन उठाइए, अपने सवाल हम तक पहुंचाना शुरू कीजिए। और इसके साथ ही हम अपनी चर्चा की भी यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। और जैसे कि हमारा पहला विषय है शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसली खेती, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं और रुख कर लेते हैं डॉक्टर पाठक का। डॉक्टर पाठक, अगर हम बात करते हैं गन्ने के साथ अंतर फसली खेती की, तो वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होती है? गन्ने के साथ अगर हम अंतर फसली खेती करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा तो किसान भाइयों को ये है कि किसान भाइयों को एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारी जो गन्ने की लागत है वो हमारी जो अंतर फसल है उसी से प्राप्त हो जाती है जी। साथ ही साथ गन्ने की बुआई हम लाइनों में करते हैं और गन्ने की 2 लाइनों के बीच में लगभग 4 फीट 4.5 फीट की दूरी होती है और गन्ने को उस जगह की आवश्यकता लगभग 4 महीने बाद पड़ती है। और शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसली की जब हम बात करते हैं तो दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है उसमें गन्ने की बढ़वार बहुत ही कम होती है जी। ऐसे में उस जगह का सदुपयोग करके रबी की फसलों को लेकर के और हम गन्ने के साथ एक अंतर फसली खेती करके अतिरिक्त लाभार्जन कर सकते हैं। गन्ने के साथ बहुत सी ऐसी फसलें हैं। शरदकालीन की बात करें तो शरद काल में किसान भाई गन्ने के साथ आलू की बुआई कर सकते हैं, लहसुन की बुआई कर सकते हैं, मटर की बुआई कर सकते हैं, राजमा की बुआई कर सकते हैं। सब्जियों में कई ऐसी सब्जियां हैं, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, की बुआई कर सकते हैं। तो ये तमाम फसलें हैं जिनका चयन किया जा सकता है। अगर हम गन्ने के साथ अंतर फसली खेती करना चाहें तो बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं इसके, जैसे हमारे विशेषज्ञ ने अभी जानकारी दी। किस तरह से हमें सस्य क्रियाएं करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट। गन्ना देश की एक खास नकदी फसल है। किसान गन्ने के साथ दूसरी फसलों की बुआई भी कर सकते हैं, यानी अंतः फसल ले सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक फसलों को समान अनुपात में उगाया जाता है तो इसे अंतः फसल कहते हैं। या अलग अलग फसलों को एक ही खेत में एक ही साथ कतारों में उगाना ही अंतः फसल कहलाता है।
किसी खेत में कई बार एक ही फसल लगातार उगाने से खेत की मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता दोनों कम होने लगती हैं। ऐसे में गन्ने के साथ अंतः फसल लेना एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है। यानी अगर प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से मुख्य फसल को नुकसान हो भी जाता है तो दूसरी फसल से किसान अपना गुजारा चला सकता है। किसान शरदकालीन गन्ने के साथ साथ अंतः फसलों के रूप में मसूर, सरसों, तोरिया, आलू, लहसुन और गेंदा लगा सकते हैं। इनके अलावा शरदकालीन गन्ने के साथ प्याज, धनिया, मेथी और गेहूं आदि भी लगा सकते हैं। शरदकालीन गन्ने में सरसों और धनिया की अंतः फसल लगाएं और ट्राइकोडर्मा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना भी लाभदायक रहता है। अच्छी पेड़ों की फसल लेने के लिए इसकी मुख्य फसल की कटाई 15 जनवरी से 25 फरवरी तक करें। तो जाना अभी आपने शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसली खेती के महत्व के बारे में और थोड़ी बहुत जानकारी रिपोर्ट के माध्यम से हासिल की। इस पर हम विस्तृत जानकारी हमारे विशेषज्ञ से भी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर डबास का, जो स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं, और उनसे जानकारी ले लेते हैं बायोगैस तकनीक के बारे में। जैविक खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं ताकि उनकी जो फसलें हैं अच्छी गुणवत्ता वाली हो, पर्यावरण हितैषी भी होती है जैविक खेती। इसमें बायोगैस तकनीक का क्या रोल होता है, क्या भूमिका रहती है? आदित्य जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी हम कोई फसल लेते हैं तो फसल को बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये पोषक तत्व बायोगैस से जो सैलरी मिलती है, खाद मिलता है, जो कि एक मुख्य उत्पाद है। गैस एक सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद खाद है। और ये जो खाद है जब हमारी फसलों को मिलता है तो एक तो फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, दूसरा हमारी मिट्टी की जो 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल, जैविक और साथ साथ में हमारी रासायनिक प्रॉपर्टी, उनमें सब में सुधार आता है और पानी की भी बचत होती है। इसके साथ साथ में सरकार काफ़ी जोर दे रही है कि किसानों की उत्पादन लागत कम हो, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े और साथ साथ में किसानों को ज़्यादा उत्पादन मिले। इसमें भी बायोगैस सैलरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारे पौधों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और ये सभी के सभी पोषक तत्व बायोगैस सैलरी के अंदर संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पौधे को इमीडिएटली मिल जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बायोगैस जो सैलरी है ये निकलती है लिक्विड फॉर्म में, और जब लिक्विड फॉर्म में निकलती है तो हम जब फसल बो देते हैं तो उसके बाद भी पानी के साथ हम इसको अगर फसल में लगाते हैं तो इसको एक तो खाद तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ में ये जो बायोगैस सैलरी है ये ज़मीन के ऊपर एक लेयर बना लेती है, तय बना लेती है, और जो लेयर बनती है उससे एक तो पानी का नुकसान कम होता है, उसके साथ साथ में खरपतवारों की जो वृद्धि है वो नहीं होती है, उनकी ग्रोथ जमाव नहीं होता है, तो एक तो खरपतवारों की बचत होगी, साथ साथ में आपकी पानी की बचत होगी, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी फसल को सभी के सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलते हैं, तो इन फसलों की कीड़े और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जब जैविक खेती की जो बात करते हैं उसका आधार बायोगैस सैलरी हो सकती है, और बायोगैस सैलरी एक सह उत्पाद नहीं है, ये एक प्रमुख उत्पाद है, गैस सह उत्पाद है, और आज इसकी हमारे देश में सबसे अधिक जरूरत इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ पशुओं की संख्या संसार में सबसे अधिक है, बहुत ज़्यादा है, और मानव संख्या भी काफ़ी है, और काफ़ी मात्रा में हमारे पास बायो वेस्ट अवेलेबल है, जिसको हम बायोगैस प्लांट के माध्यम से गैस बना के उससे एक ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अति उत्तम किस्म का खाद जब हमारी जमीन को मिलेगा तो जमीन भी अच्छी होगी, कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होगा, खरपतवारों का जमाव कम होगा, फसल का उत्पादन अधिक होगा, फसल की गुणवत्ता बेटर होगी, किसान की उत्पादन लागत कम होगी, और इसके साथ साथ में यह तकनीक जो है वातावरण हितैषी है, यानी कि वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, बल्कि वातावरण को फायदा होगा, और ग्लोबल वार्मिंग को भी अवॉइड करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। तो मैं तो ये महसूस करता हूं कि ये आज के समय की जरूरत है, क्योंकि किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो इन सब चीज़ों में इसका बहुत ही मुख्य योगदान हो सकता है। तो जैविक खेती का आधार बायोगैस सैलरी, बायोगैस स्लरी जो है जैविक खेती का आधार है, और उससे कितने फायदे हो सकते हैं हमारे विशेषज्ञ ने अभी उसके बारे में हमें जानकारी दी है। बायोगैस का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसको अपना सकते हैं, कैसे इसका जो हम कह सकते हैं कि प्लांट है वो लगा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ये सवाल सभी हमारे विशेषज्ञ से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट है वो आपको दिखा देते हैं।
जैविक खेती को ऑर्गेनिक फार्मिंग या बायो फार्मिंग भी कहा जाता है। वहीं अगर बायोगैस तकनीक की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता में बायोगैस प्लांट काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बता दें कि गोबर गैस का ही वैज्ञानिक नाम बायोगैस है। बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण रहित, पर्यावरण मित्र और ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। बायोगैस में मुख्यतया मीथेन 55 से 60%, कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40% और अल्प मात्रा में वाष्प पाई जाती है। बायोगैस से पर्यावरण को काफी फायदा होता है। ये अपशिष्ट और खाद्य निपटान, पानी का प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसों से जुड़ी फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। वहीं जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट जो कि बायोगैस तकनीक पर आधारित थी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर डॉक्टर पाठक का मैं रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर पाठक, अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं, हम अंतःफसली खेती के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो गन्ने की कटाई भी चल रही है। हमारे किसान इस कार्य में भी लगे हुए हैं, चीनी मिलों को सप्लाई भी कर रहे हैं। तो ऐसे में पहले आप उनको जानकारी दें कि किस तरह की वो सावधानियाँ बरतें जिससे अच्छी तरह से वो फसलों को की कटाई कर सके और मिलों तक पहुँचा सके। जी बिल्कुल, ये बहुत इस समय गन्ने की जो मैच्योर क्रॉप है, जो गन्ने की फसल परिपक्व हो गई है जी, जो इस रूप से जो पेड़ी की फसल है उनकी कटाई हो रही है और किसान भाई उसकी कटाई करके और चीनी मिलों में सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही साथ पिछले वर्ष शरद काल में किसान भाइयों ने गन्ना बुआई किया है, उसकी भी कटाई इस समय चल रही है और उसकी कटाई करके किसान भाई सप्लाई कर रहे हैं। पेड़ी फसल में या शरद कालीन बावक गन्ने जो पिछले वर्ष की है, उसमें किसान भाइयों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब गन्ने की कटाई करें तो वो जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करें। कई बार किसान भाई जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई कर देते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि अगर हम 5 सेंटीमीटर ऊपर से भी गन्ने की कटाई कर देते हैं तो 1 हेक्टेयर में 5 से 6 कुंटल गन्ना हम खेत में ही छोड़ देते हैं और वो गन्ना खेत में छोड़ देते हैं जिसमें चीनी की मात्रा सबसे अधिक होती है। यही चीज अगर ऊपर 10 सेंटीमीटर हो जाता है तो 8 से 10 कुंटल गन्ना हम खेत में ही छोड़ देते हैं। तो सबसे प्रमुख बात यह है कि किसान भाइयों को कि गन्ने की कटाई करें तो जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करें जिससे उनको भरपूर उपज मिले। दूसरी चीज, जब जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करते हैं तो आगामी जो पेड़ी की फसल है, जैसे पेड़ी के बाद फर्स्ट राइटून के बाद सेकंड राइटून जब किसान भाई लेते हैं तो अगर हम जमीन की सतह से गन्ने की कटाई करेंगे तो उसका फुटाव भी बेहतर होता है। ऐसे किसान भाई जो शरदकालीन गन्ने की कटाई कर रहे हैं, जब इस समय हम शरदकालीन गन्ने की कटाई करते हैं तो उसमें फुटाव बहुत ही कम होता है। ऐसे में किसान भाइयों को ध्यान रखने की ये जरूरत है कि 10 टन ताजी प्रेसमड अगर हम गन्ने की लाइनों में गन्ना काटने के बाद फूटों के ऊपर डाल करके अगर गुड़ाई कर देते हैं तो हमारा शरदकालीन पेड़ी का भी फुटाव बहुत ही अच्छा होता है। और किसान भाई सामान्य तौर पर शरदकालीन गन्ने की कटाई इसीलिए नहीं करते हैं कि इसकी कटाई ठंड में होती है, इनकी जो पर्चियां आती हैं वो ठंड में आती हैं और उसमें फुटाव नहीं होता है। तो ऐसे किसान भाइयों को मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप 10 टन ताजी प्रेसमड प्रति हेक्टेयर की दर से लेकर के और गन्ने की लाइनों में ठूठों के ऊपर डाल करके गुड़ाई कर दें जिससे आपका फुटाव बेहतर हो। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आप कटाई कर रहे हैं अपनी पकी हुई फसल की तो किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, किस तरह से आपको कटाई करनी है जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने अभी आपको जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर डब्बास का यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। बायोगैस स्लरी की भूमिका के बारे में भी आपने जानकारी दी थी कि कितना महत्वपूर्ण है अगर जैविक खेती का रुख कर रहे हैं हमारे किसान। लेकिन बायोगैस स्लरी तब मिलेगी जब बायोगैस प्लांट होगा। तो इसके बारे में बताएं कि अगर किसी को बायोगैस प्लांट लगाना है तो उसके लिए शुरुआती कदम क्या होना चाहिए? आदित्य, आपका बहुत ही सुंदर सवाल है, क्योंकि जब भी हम बायोगैस प्लांट लगाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना कि हमारे पास कितना बायोगैस प्लांट के लिए खाना उपलब्ध है जी। क्योंकि जो भी जैविक वेस्ट है वो बायोगैस प्लांट का खाना है और उसी से
आपको गैस भी मिलेगी और खाद भी मिलेगा। तो आप अपने जितना डेयरी करके डेयरी में भी लगा सकते हैं, पोल्ट्री फार्म को लग सकता है, पोल्ट्री फार्म में भी लग सकता है, और आपकी कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो वहाँ पे भी लग सकता है। तो जो भी बायो वेस्ट है उससे एक तो गैस भी मिलेगी, इसको हम कह सकते हैं वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि कूड़े कचरे से भी धन कैसे पैदा करना है जी। और ये जो गैस हम पैदा करेंगे, ये वो गैस पैदा करेंगे जिसको हम ये सब्स्टिट्यूट करेगी, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, यानी कि हमारा विदेशों पे जो निर्भरता वो कम होगी और हमारे किसान जो है स्वावलंबी गाँव की तरफ आगे बढ़ेंगे और स्वावलंबी घर भी बना पाएंगे। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे कुछ जिले तो जैविक जिले हो सकते हैं, जैसे मथुरा एक जैसा जिला है जिसके जैविक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे गौशालाएं बहुत हैं और किसान जनरली सामान्यतः डेयरी को विशेष महत्व देते हैं। तो अगर सभी किसान भाई उनके गोबर को अगर आप बायोगैस प्लांट में डालेंगे तो इससे इतना खाद उपलब्ध होगा कि आपको किसी प्रकार के रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो ये शुरुआत हमें जरूर करनी है, क्योंकि हमें कुछ जैविक गाँव भी बनाने हैं, कुछ जैविक जिले भी बनाने हैं, जिससे हम बाकी लोगों को रास्ता दिखा सकें। जब हम प्लांट बनाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारे पास कितना वेस्ट अवेलेबल है। जितना वेस्ट अवेलेबल है उसी के आधार पर हम प्लांट का साइज तय करते हैं। यानी कि अगर आपके पास 25 किलो गोबर है तो आपका जो प्लांट लगेगा वो 1 क्यूबिक मीटर का लगेगा जी। या अगर घन फीट की बात करें तो 35 घन फीट आएगा। इसी तरह से अगर 50 किलो गोबर है तो आपका जो प्लांट का साइज है 2 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, और जो फुट में अगर बात करेंगे तो 70 क्यूबिक फीट के करीब आपका ये प्लांट का साइज होगा। तो जब जितना भी हमारे पास गोबर या वेस्ट अवेलेबल उसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे प्लांट का आकार आ जाएगा। अगर हमारे पास 25 क्विंटल गोबर है तो हम 100 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना सकते हैं, और अगर हमारे पास 250 क्विंटल गोबर हर रोज उपलब्ध है तो हम 1000 क्यूबिक मीटर का प्लांट बना सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो इससे ज़्यादा भी प्लांट बन सकते हैं। और आजकल इस बायोगैस को हम प्यूरिफाई करके बायो CNG में भी कन्वर्ट करने की तकनीकी देश में उपलब्ध है और सरकार इसको काफ़ी बढ़ावा भी दे रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाना है, गाँव को स्वावलंबी बनाना है, किसान की लागत को कम करना है और हमें अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना है, और सबसे बड़ी बात यह अगर हमें अपने वातावरण के बारे में सोचना है तो इस तकनीक को सभी किसान भाइयों को अपनाना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को भी इसके ऊपर विशेष प्रकार की अनुदान भी देने चाहिए और इसको प्रोत्साहन देने के लिए भी सारे के सारे प्रयास होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी तकनीक है जो हमारे देश को स्वावलंबी बनाने में और आत्मनिर्भर बनाने में, हमारी किसानों की उत्पादन लागत को कम करने में, उत्पादन को बढ़ाने में और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान दे सकती है। तो मैं अपने सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पशु रखते हैं उनको पशुओं की संख्या के अनुसार या जहाँ पे हमारी गौशालाएं हैं वहाँ पे भी जितना गोबर पैदा हो रहा है उसकी अनुसार ही हमें बायोगैस प्लांट का आकार तय करना चाहिए, और तय करने के बाद में उसको बनाना चाहिए। और बनाने के बाद में सबसे इसका जो मुख्य उत्पाद है वो खाद है जी। और ये खाद आपको हर रोज उपलब्ध है और ये खाद आपको तरल अवस्था में उपलब्ध होता है। तो जब इसको सिंचाई जल के साथ आप देंगे तो आपकी उत्पादन लागत भी कम होगी, आपके एफर्ट्स भी कम होंगे, साथ साथ में आपको आपकी मिट्टी को शक्ति बनाने में, सस्टेनेबल करने में बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल, तो वेस्ट टू बेस्ट का बहुत ही अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं बायोगैस प्लांट हो सकता है। और अगर आपको बनाना है तो क्या तकनीक आप अपना सकते हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आकार कैसा होना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन गन्ने के साथ अंतरफसली खेती के बारे में और साथ ही साथ जैविक खेती का आधार बायोगैस तकनीक के बारे में। कोई सवाल है आपके पास, जल्दी से अपना फोन उठाइए, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल ID है और आपके कॉल्स का, आपके सवालों का इंतजार हम कर रहे हैं। और बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ सवाल हमारे पास आ गए हैं जिन्हें हम कार्यक्रम में अब शामिल करेंगे। सबसे पहला सवाल है अंकुर सहाय जी का, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से भेजा है और ये हमारे रेगुलर हम कह सकते हैं दर्शक हैं जो अपने सवाल हमसे पूछते रहते हैं। इनका सवाल है, डॉक्टर पाठक आपके लिए, गन्ने की फसल में पाइनएप्पल एवं निमेटोड नामक रोग होने के प्रमुख कारण क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं और रोकथाम कैसे कर सकते हैं? जी, एक्चुअली पाइनएप्पल और नेमाटोड जो बीमारियां गन्ने में लगती हैं जी, और उससे सबसे जैसा कि नाम ही है इसका पाइनएप्पल, तो गन्ने के शुरुआत में बुआई के बाद से ही इसका प्रकोप प्रारंभ होता है। गन्ने के टुकड़ों में ही जमाव के समय ही इसका प्रकोप हो जाता है जी। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि गन्ने को बीज का उपचार करके इसको करें, और खास करके अगर हॉट वाटर ट्रीटमेंट में, गर्म जल संयंत्र में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर पे 2 घंटे तक इसको गर्म जल संयंत्र में उपचारित करके बुआई करते हैं तो उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ भी अगर ये नहीं हो सकता है तो कार्बेंडाजिम 0.1% घोल में इसको 10 मिनट तक उपचारित करके इसकी बुआई करें। साथ ही साथ जो गन्ने में अधिकतर बीमारियां लगती हैं उनसे बचाव के लिए अगर हम 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके खेत की तैयारी के समय ही अगर इसको डाल दें तो हम कई बीमारियों को, इस तरह की कई बीमारियों से बच सकते हैं। अगर किसान भाई खेत की तैयारी के समय नहीं डाल पाए हैं तो जब गन्ने का जमाव हो जाता है तो 35-40 दिन बाद, तो पहली सिंचाई के बाद गन्ने की लाइनों में ये डाल करके अगर इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो हम इस तरह की बीमारियों से गन्ने को बचा सकते हैं काफी हद तक। बिल्कुल। तो अंकुर सहाय जी, आपका जो सवाल है कि निमेटोड रोग और पाइनएप्पल रोग के रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो है सुधीर जी ने भेजा है हरियाणा से और इन्होंने पूछा है डॉक्टर अब्बास आपसे कि काऊ डंग यानी गोबर से बायोगैस कैसे बनाएं? सुधीर जी, मैं जैसे कि अभी हम काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए एक विशेष किस्म का प्लांट बनाना पड़ता है। उस प्लांट के अंदर एक विशेष परिस्थिति पैदा होती है जिसमें कोई मशीन नहीं लगती है, उससे ही आपके यहाँ गैस भी बनती है, साथ साथ में खाद भी निकलता है। और आपको इसमें रोज़ गोबर डालना है, रोज़ आपको गैस भी मिलेगी, रोज़ खाद भी निकलेगा। और इसकी गैस में एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इसकी गैस जो LPG से बेटर रहती है, क्योंकि एक तो इससे कभी घर में आग लगने की संभावना नहीं रहती। अगर कहीं लीकेज भी हो जाती है तो आपको अगर माचिस की तिल्ली वगैरह जला ली तो घर में आग लगने की संभावना बहुत कम है, जबकि LPG में ऐसी संभावनाएं बहुत अधिक होती है। दूसरा, ये आपको हर रोज़ प्राप्त हो रही है। तीसरी बात, ये आपके घर पे ही खुद उपलब्ध है, आपको किसी एजेंसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें किसी प्रकार का धुआं नहीं होता है, तो महिलाओं का जो समय गोबर के उपले बनाने में या लकड़ी इकट्ठा करने में या लकड़ी जलाने में जाता है तो वो सारा का समय बच जाता है और वो किसी किस्म के एक्सपोजर, खासकर धुएं को से एक्सपोज नहीं होती है और ना ही वो गंदगी से एक्सपोज होती है, तो स्वच्छता भी बनी रहती है, साथ साथ में समय की बचत होती है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक आदर्श किस्म का खाद मिलता है और इस खाद को जब आप अपने खेत में डालते तो आपकी मिट्टी को उड़ा सकती परमानेंटली सुधार जो हो जाती है, यानी कि उसमें सुधार जो लंबे समय के लिए होगा। रासायनिक खादों की तरह नहीं कि इस फसल में भी डालना, अगली में भी डालना है और उतनी मात्रा डालनी है, बल्कि आपकी मिट्टी में जब सुधार हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खाद नहीं भी डालते हैं तो भी आपका उत्पादन कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपके 25% पानी की बचत होती है, आपकी फसलों में खरपतवारों का जमाव कम होता है, आपके खेतों में दीमक का प्रकोप कम हो जाता है और आपकी फसलों में, क्योंकि आपकी फसल जो है उसको जो पौष्टिक आहार मिल रहा है, खासकर पोषक तत्वों का, तो उससे उनमें किसी किस्म के रोग बीमारी आने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और आज जैसे कि हम चर्चा करते हैं, हम भी अगर बीमारी की बात करते हैं तो हम कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो अगर हमने अपनी फसलों की इम्यूनिटी बढ़ानी है तो बायोगैस स्लरी का उपयोग करना ही पड़ेगा। और इस खाद को हम खड़ी फसल में भी पानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो खाद हैं उनको अप्लाई करने में हमें दिक्कत आती है। और ये जो है बड़ी सावधानी से अप्लाई करने के साथ साथ में इसमें लागत भी कम आती है, साथ साथ में आपकी गुणवत्ता बढ़ती है और अच्छी किस्म की गैस मिलती है। और गैस से हम बिजली भी बना सकते हैं, रोशनी भी ले सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं। और आजकल तो गैस से बायो CNG बन रही है, उससे सिलेंडर में भर के आपके गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक सवाल मेरा है डॉक्टर अब्बास की, जैसे आप कह रहे हैं कि
स्लरी का इस्तेमाल हम पानी के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम रासायनिक उर्वरकों की बात करते हैं तो उनका तो एक निर्धारित समय होता है कि इतने दिन की फसल हो गई तो आपको नाइट्रोजन देना है, फिर फास्फोरस देना है। स्लरी का भी कोई निर्धारित समय होता है, कभी भी दे सकते हैं या जब पानी लगा रहे हैं उसके साथ दिया जा सकता है? आदित्य जी, जैसे भी हम फसल बोते हैं, एक तो हम कहते हैं बेसल डोज, यानी कि फसल बोने से पहले जैसे हम बीज डालेंगे उसको खाने की आवश्यकता होगी, तो बोने से पहले जब हम आखिरी सिंचाई करते हैं बोने के लिए, तो सिंचाई के साथ में अगर हम बायोगैस स्लरी दे देंगे तो आपको कोई डीएपी, यूरिया और किसी किस्म का दूसरा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी के सभी पोषक तत्व तो चले गए आपके खेत में। और जैसे आप बुआई करेंगे तो आपके जो बीज है उसको सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे और आपका पौधा जो बड़ा अच्छा उगेगा। उसके बाद बारी आती है कि जब हम पहला और दूसरा पानी देते हैं, यानी कि जब फसल हमारी 25 से 30 दिन की होती है, तो उस समय जब पानी देते हैं उसके साथ में हमें बायोगैस स्लरी देंगे तो आपको जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, हम तो वैसे तो देते हैं खाली यूरिया नाइट्रोजन ही, लेकिन इसमें सभी के सभी पोषक तत्व आपके खेत में जाएंगे। और खासकर इसके अंदर दो किस्म की और बातें भी हैं कि इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी आपके खेत में जाते हैं, और ये सूक्ष्म जीव भी आपकी जमीन की जो बायोइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि जैविक गुणवत्ता है, उसमें सुधार करती है। इससे फसल में और फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात ये, जब आपके खेत में जाता है पानी के साथ में, तो खेत के ऊपर एक लेयर बना लेता है। जब लेयर बनती है तो उससे पानी कम उड़ता है, खरपतवार का जमाव कम होता है, और क्योंकि सभी के सभी पोषक तत्व आपकी फसल को मिल गए हैं, तो इसके आप पहले पानी के साथ भी दे सकते हैं, फिर दूसरे पानी के साथ भी दे सकते हैं। इस खाद को अगर हमें रोकना है तो तब रोकना जब हमारी फसल जो है पुष्प अवस्था में आ जाती है, यानी कि फूल बन जाते हैं, तो तब उसके बाद हम रोक सकते हैं, क्योंकि दाने के बनने के समय में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है और काफी मात्रा में पोषक तत्व आपके खेत में जा चुके हैं, तो पौधे का जो जीवन काल है वो बहुत अच्छी तरह पूरा होगा। और साथ साथ में जो आपका उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। उत्पाद की गुणवत्ता इसलिए अच्छी होगी क्योंकि आपकी फसल में सभी के सभी पोषक तत्व हो गए, जबकि हम रासायनिक खादों के माध्यम से 1, 2 या 3 ही पोषक तत्व दे पाते हैं, जबकि हमारी फसलों को 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और स्लरी के माध्यम से हम सभी की आपूर्ति कर सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से आपको देना है, हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है। एक और सवाल हमारे पास आ गया है, सुनील जी ने भेजा है लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और डॉक्टर पाठक ये सवाल आपके लिए है। इन्होंने पूछा है कि इस समय गन्ने में हम कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस समय सबसे अच्छा है कि जिन किसान भाइयों ने शरतकालीन गन्ने के साथ आलू की बुआई की है, अगेती आलू की बुआई की है, उनकी खुदाई चल रही है या खुदाई हफ्ता 10 दिन में हो जाएगी। उनकी खुदाई के बाद तुरंत किसान गन्ने की 2 लाइनों के बीच में प्याज की रोपाई कर सकते हैं। जो पहले से पौधे तैयार है उसकी प्याज की रोपाई कर सकते हैं। जो पछेती पत्ते गोभी की फसल है या किस्में हैं, जो या फूल गोभी की किस्में हैं, उनकी बुआई करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि आलू के बाद प्याज लगा करके रिले इंटरक्रॉपिंग लेकर के बहुत से किसान भाई बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, और इसका प्रचलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और साथ ही साथ जब हम प्याज और लहसुन की बुआई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे गन्ने की फसल को कीटों से भी बचाव ये फसल करती है। तो इस समय किसान भाई आलू की खुदाई के बाद रिले इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो प्याज की बुआई कर सकते हैं। पछेती जो सब्जियों की तमाम ऐसी फसलें हैं, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, उनकी बुआई करके किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि लहसुन और आलू ऐसी फसलें हैं, जब हम गन्ने के साथ इनकी बुआई करते हैं तो आलू और लहसुन की अच्छी पैदावार तो हमें मिलती ही मिलती है, साथ ही गन्ने की जो पैदावार है वो 8 से 10% बढ़ जाती है। कारण उसका यह है कि आलू की में जो भी हम मिट्टी की चढ़ाई करते हैं और तमाम निराई गुड़ाई का काम करते हैं, साथ ही साथ आलू की खुदाई के बाद जो उसका अवशेष बचता है वो सबसे जल्दी सड़ता है, जिसका हमें गन्ने को प्राप्त, जिसका लाभ गन्ने को मिलता है, और गन्ने की पैदावार हमारी 8 से 10% और बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर ये तमाम फसलें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं और आपको अधिक यहाँ पर लाभ मिलेगा, अधिक आपकी आय होगी, और जो आपकी गन्ने की फसल है और आपकी जो अंतर फसली जो भी आप फसल का चुनाव कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहेगी और आपको इससे कई तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल हमारे पास आ गया है। विपिन जी ने पूछा है उत्तर प्रदेश से, सरकार की तरफ से जो बायोगैस के प्लांट के लिए सब्सिडी मिलती है, इसके बारे में कहां से पता करें और कितनी सब्सिडी दी जाती है? मैं अपने किसान भाइयों को यहाँ बताना चाहूँगा कि एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसको MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है जी, उनके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं
और उस वेबसाइट पे पूरी की पूरी जानकारी दी है कि आपको कितने बड़े प्लांट के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि सब्सिडी का आधार कई है। एक तो प्लांट का आकार कितना बड़ा है जी। दूसरा ये है कि आप गैस का उपयोग कैसे करेंगे, तीसरा है कि आपका एरिया कौन सा, यानी कि पहाड़ों पे कुछ ज़्यादा मिलती है, जो दुर्गम एरिया वहाँ पे कुछ ज़्यादा सब्सिडी मिलती है, और जो प्लेन्स है उसमें कुछ कम मिलती है। तो सब्सिडी का पूरा मामला जो है वो आपकी राज्य सरकार के माध्यम से MNRE देती है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने कृषि विभाग से और आपका जो ब्लॉक खंड विकास अधिकारी उससे संपर्क में रहें और उसके माध्यम से आप अपना फार्म भरें। लेकिन जो सब्सिडी है वो प्लांट लगने के और चालू होने के बाद मिलती है। इससे पहले आपको प्लांट भी बनाना है, प्लांट चालू भी करना है, आपका फार्म भी भर के देना है जी। और जो फार्म भरेंगे उसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे उसके आधार पे ही आपकी सब्सिडी तय होगी। और आजकल सब्सिडी जो आपके अकाउंट में आ जाती है, आपको बार बार किसी विभाग के चक्कर नहीं लगाने, लेकिन हाँ आपको फार्म भरना है, अपना प्लांट बनवाना है और प्लांट को चेक करने के लिए सरकारी लोग आएंगे, उनको दिखाना है और देखने के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। और सरकार इसको प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी इच्छुक है और कई सारी और भी योजनाएं चला रही हैं। और कुछ राज्य सरकारें तो केंद्र सरकार की सब्सिडी के ऊपर भी कुछ और सब्सिडी दे रही हैं। तो आप अपने राज्य सरकार से अगर संपर्क करेंगे, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें, तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारे किसानों को इस प्लांट को बनाने के लिए मतलब इच्छुक होना चाहिए और जल्दी बनाने चाहिए। और सभी किसान भाई, खासकर जो छोटे किसान हैं जिनके पास पशुओं की संख्या अधिक है, उनको तो जरूर बनाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी उत्पादन लागत को कम करेंगे और कम क्षेत्रफल से भी आपको ज्यादा उत्पादन देने में आपकी मदद करेंगे और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखेंगे। और साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में बहुत ही विशेष योगदान ये तकनीकी देती है। तो आप इस तकनीक का पूरा लाभ उठाएं और आगे बढ़े। तकनीक का लाभ उठाने के लिए सरकार भी आपकी मदद के लिए बिल्कुल तैयार है, बस आपको भी अपना एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दोनों ही विशेषज्ञ आप तक पहुंचा रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं। इसी संदर्भ में आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं शरदकालीन गन्ने में अंतर फसली खेती के बारे में और साथ ही साथ बायोगैस तकनीक के बारे में। और आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल ID पर हमारी मेल करके अपने जो सवाल है हम तक पहुँचा सकते हैं। लगातार तीनों जो माध्यम है यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। नंबर है टोल फ्री, व्हाट्सएप है और ईमेल ID भी है। और बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पाठक का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर पाठक, अभी आपने जानकारी दी कि कौन कौन सी फसलें जो हैं हमारे किसान इस समय लगा सकते हैं जो शरदकालीन गन्ने के साथ अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इनको लगाते समय और जब हम बात कर रहे हैं लगी हुई हैं, तो कौन कौन सी सस्य क्रियाएं करनी चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे किसी भी तरह का नुकसान ना हो? जी बिल्कुल, गन्ने के साथ अंतर फसली खेती के लिए सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो लंबी बढ़ने वाली ना हो और ज्यादा फैलने वाली ना हो। जी कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी फसलों का चयन हो जिनकी सिंचाई की पानी की आवश्यकता हमारी गन्ने के बराबर हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी फसल हम लगा दें जिसमें गन्ने उसको सिंचाई की आवश्यकता बहुत अधिक है और दूसरी फसल को बहुत कम है। तो इस तरह से हमको ये ध्यान में रख करके फसलों का चयन करना चाहिए, जिसमें अगर हम गन्ने की शरद काल में गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो गन्ने की बुआई के तुरंत बाद हमें आलू की बुआई कर देनी चाहिए। गन्ने की 2 लाइनों के बीच में 4 फीट की दूरी है तो आलू की 2 लाइन की बुआई हम कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे अच्छी जो किस्म है कुफरी बादशाह है, C3797 है। इनकी बुआई करके हम जनवरी फरवरी तक इनकी खुदाई कर लेते हैं और इनकी खुदाई के बाद हम तुरंत इसमें प्याज की रोपाई कर सकते हैं। तो 2-2 फसलें हम इसके साथ ले सकते हैं, साथ ही साथ हमारी गन्ने की पैदावार अधिक मिलेगी। अगर हम लहसुन की बात करें तो गन्ने की 2 लाइनों के बीच में हम 3 लाइन लहसुन की बुआई करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी मुख्य फसल गन्ना है। जो भी हम फसल लगाएं वो हमारे मार्च तक
उसकी कटाई हो जाए या खुदाई हो जाए, जिससे जब 15 फरवरी के बाद जब गन्ने में ब्यात शुरू होता है, टिलरिंग हमारी शुरू होती है, तो कहीं अंतर फसल की वजह से हमारी मुख्य फसल प्रभावित ना हो। इस तरह से ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो सीधी बढ़ने वाली हो, ज्यादा फैलने वाली नहीं हो, जिनकी पानी की आवश्यकता अधिक ना हो, गन्ने के बराबर हो। और शुरू में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिन फसलों का चयन करें उनका बाजार भाव भी ठीक हो, और साथ ही साथ हमें पहले जो अंतर फसल है उसकी सिंचाई की मांग के अनुसार हमें सिंचाई करनी चाहिए जी। जब हमारी अंतर फसल खेत से निकल जाए या उसकी कटाई हो जाए या खुदाई हो जाए, उसके बाद हम गन्ने के हिसाब से हमें सिंचाई करनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है, गन्ने के साथ अगर हम अंतर फसली खेती कर रहे हैं तो ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई का है। ट्रेंच विधि में जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो हमारी जो गन्ने की गहराई होती है 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई पर हम गन्ने की बुआई करते हैं, और जो सिंचाई करते हैं वो नालियों में ही करते हैं। उससे हमारी जब हमें आवश्यकता होती है तो हम नालियों में गन्ने की सिंचाई कर देते हैं, और जब हमें अंतर फसल की आवश्यकता होती है तब हम अंतर फसल की सिंचाई कर देते हैं। बहुत सी ऐसी जो फसलें हैं, जैसे फूल गोभी की अगर हम बात करें तो पूसा स्नोबॉल 16 वैरायटी है, बहुत अच्छी किस्म है और 70, 75, 80 दिन में तैयार हो जाती है और इसका अच्छा भाव मिल जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे जो फसलें हमारी 3 महीने, 90 दिन, 120 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं, उन फसलों का चयन करके अंतर फसली खेती हमें करनी चाहिए, जिससे हमें अतिरिक्त लाभ हो। और यहाँ तक कि कई ऐसी फसलें हैं जिनकी बुआई करके हम गन्ने की पूरी लागत अंतर फसल से ही ले सकते हैं, और गन्ने की हमारी पूरी फसल जो है वो फ्री की हो जाती है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आपकी लागत में कितनी हद तक कमी आ जाती है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है, आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये बातें हैं जो हमारे विशेषज्ञ ने भी बताई हैं, इनको आपको ध्यान में रखकर चलना है तो निश्चित तौर पर आप अच्छी जो आमदनी है वो अर्जित कर पाएंगे और दोनों ही फसलों का अच्छा उत्पादन भी हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और एक और सवाल आ गया है हमारे पास हरियाणा से। राजेश जी ने पूछा है और इन्होंने लिखा है कि विशेषज्ञ ने बताया है बायोगैस प्लांट स्लरी के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या हम इसे भंडारित करके रख सकते हैं? बिल्कुल, जब भी हमारी फसल होती है तो फसल में भी दे सकते हैं, लेकिन जब फसल नहीं है खेत में और हमारे पास स्लरी तो रोज़ निकलेगी, तो आप उसको बिल्कुल छाया में भंडारण कर सकते हैं। क्योंकि छाया भंडारण इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि अगर आप धूप उसको सीधी लगेगी और ज़्यादा धूप लगेगी तो उससे क्या है, उसमें नाइट्रोजन का नुकसान हो जाएगा, कुछ नाइट्रोजन उड़ जाएगी, उसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। और इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको कोई पक्का फर्श वो बनाना है, छत बनानी है, बल्कि आप उसके चारों तरफ कुछ अपने लकड़ी गाड़ के उसमें एक जाल सा बांध के आप बेल वाली फसलें उसमें लगा सकते हैं। तो जो स्लरी में नमी होती है वही उनका पानी का भी काम आ जाएगा और खाद भी मिल जाएगा, और साथ साथ में आपके घर में सब्जियां भी हो जाएंगी। और बेल वाली फसलों से जो छाया बनेगी वही आपकी स्लरी के पोषक तत्वों को बचाने में काफ़ी मदद करेगी। तो आप उसमें अपना खड्डा खोद के खड्डे में इसको रखें, और रखने के बाद में जब आपको आवश्यकता उसको वैसे बेसल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी फसल खड़ी है और आपको उसमें पानी देना है तो आप उसमें पानी के साथ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो है आपकी फसल को ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और पूर्ण मात्रा में मिल जाते हैं और एक सीधे मिलते हैं, तो फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है। तो सुखाने का, रखने, स्टोर करने का तो तभी टाइम आता है जब खेत में फसल ना हो या हमें खाद की आवश्यकता ना हो, तो आप उसको स्टोर करके तैयार रख सकते हैं। तो स्टोर हम कब तक कर सकते हैं? स्टोर इसको 5-6 महीने जैसे आपने देसी खाद रखते हैं वैसे ही रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर आपके पास बेल वाली फसल नहीं लगा पा रहे हैं तो आप कोई पुरानी बोरी या कोई पल्ली वल्ली डाल के भी उसके पोषक तत्वों को हरास से बचा सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपका जो सवाल था राजेश जी, हमारे विशेषज्ञ ने उसका जवाब दिया है कि आप भंडारित कर सकते हैं और क्या तरीका अपना सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल है वो पूछा है भंवर सिंह राजपूत जी ने उज्जैन मध्य प्रदेश से, और ये सवाल आपके लिए है डॉक्टर पाठक। ये जानकारी चाहते हैं कि इस टाइम पर इन्होंने गेहूँ लगा रखा है, कटाई होने के बाद क्या हम गन्ना लगा सकते हैं? गेहूं की कटाई के बाद गन्ना लगाने की जो वैज्ञानिक संस्तुति है वो नहीं है, क्योंकि गेहूं की कटाई के बाद गन्ना आप एक ही स्थिति में लगा सकते हैं जब आप उसकी नर्सरी, सिंगल बड की नर्सरी पहले से तैयार कर रखें, क्योंकि उसके बाद तापमान में इतनी वृद्धि हो जाती है कि गन्ने का जमाव प्रभावित होता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सिंगल बड विधि से एसटीपी नर्सरी तैयार कर लें या पॉलीबैग नर्सरी तैयार कर लें। इसमें अगर इस तरीके से हम बुआई करते हैं तो जहां पे सामान्य विधि में 50 से 60 कुंटल बीज गन्ने का प्रति हेक्टेयर लगता है, अगर हम एसटीपी विधि से या सिंगल बड विधि से नर्सरी तैयार करते हैं तो 20 से 22 कुंटल में ही 1 हेक्टेयर के लिए हमारी पौध तैयार हो जाती है।
तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि गेहूं कटाई के बाद आपको गन्ने की बुआई करनी है, तो आप उसके 1 महीने पूर्व नर्सरी तैयार कर लें और 25 से 30 दिन में नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। जब नर्सरी 3 से 4 पत्तियां हो जाए तो आप ये समझ जाइए कि ये रोपाई के योग तैयार हो गया। उसके बाद आप खेत की तैयारी करके 3 फीट और 4 फीट की दूरी पे नालियां बना करके और 1 से 1.5 फीट की दूरी पे पौध से पौध की दूरी रख करके आप उसकी रोपाई करें। ध्यान ये रखना है कि जब आप पौध की रोपाई करें तो उसके पीछे से पानी तुरंत चल जाना चाहिए, जिससे हमारे पौधों का सर्वाइवल 90 से 95% हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए, आपका जो सवाल था यहाँ पर भंवर सिंह जी, हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है उसका जवाब। विवेक अग्रवाल जी ने कोटा राजस्थान से पूछा है कि कृपया बायोगैस संयंत्र के लिए मंत्रालय का नाम और वेबसाइट का नाम दोहरा दें। MNRE मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, MNRE www.mnre.co.in। आप MNRE के वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप अपने, अगर आप वेबसाइट नहीं देख पा रहे हैं तो अपने खंड विकास अधिकारी से या आप जिला विकास अधिकारी से संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और इसकी सब्सिडी आपको मिल जाएगी और वैसे भी अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो क्या है वेबसाइट का नाम, कौन सी है मिनिस्ट्री, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। घनश्याम पाटीदार जी ने मंदसौर से अपना सवाल भेजा है। बायोगैस बनने के बाद गोबर में किस किस तत्व की कितनी मात्रा रहती है, क्या उससे हम केचुआ खाद भी बना सकते हैं? तो मैं अपने पाटीदार साहब को बताना चाहूँगा कि बायोगैस स्लरी जो है केचुए खाद से भी ज़्यादा पौष्टिक होती है जी। और अगर आप केचुआ खाद बनाएंगे तो उससे केचुओं की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन इसके पोषक तत्वों में वृद्धि नहीं होगी। हाँ, वो उनकी संख्या जरूर बढ़ जाएगी। अगर आप केचुए बेचना चाहें तो उससे भी एक अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। और बायोगैस स्लरी के अंदर सभी के सभी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जो प्रमुख हैं, इसके अलावा जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व वो भी सभी के सभी संतुलित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो आप जिस भी फसल में देंगे तो उसकी फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। उसके साथ साथ में आपकी मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टी जो इम्प्रूव होती है, उससे पानी की भी बचत होती है और खेत के अंदर वायु संचार बढ़ता है, जिसकी वजह से जड़ों का विकास ज़्यादा अच्छा होता है। जितना जड़ों का विकास अच्छा होगा उतनी ही पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और आपकी जो मिट्टी है उसमें केंचुओं की संख्या भी स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा और ऑर्गेनिक कार्बन से ही हम ज़मीन की उर्वरा शक्ति को देखते हैं। और अगर हमारी मिट्टी में लवणता या किसी दूसरी किस्म की कमी है तो उस कमी को भी बायोगैस स्लरी कुछ मात्रा में कम करती है और साथ साथ में अगर आपके खेत में दीमक का प्रकोप तो उसको भी कम करती है और एक किस्म से आपको खेत को, मिट्टी के एक जो सुधार होता है वो परमानेंट होता है और आपकी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति जो बढ़ती है वो परमानेंट बढ़ती है और वो लगातार अगली फसलों में भी काम आती है। जब अगर खाद आपने इस फसल में दिया है तो 2-3 फसलों तक भी उस खाद काम आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी हमारे किसान भाई खासकर जैविक खेती के बारे में सोच रहे हैं, चाहे उस सब्जियों के बारे में सोच रहे हों, चाहे फलों के बारे में सोच रहे हों, चाहे धान्य फसलों के बारे में सोच रहे हों, तो उनके लिए इसका अपनाना बहुत ही जरूरी है। और आजकल जो जितनी जैविक फसलें उगाई जाती हैं उनका भाव भी बाजार में कुछ अधिक मिल रहा है। अगर आप उसमें सर्टिफाई करवा लेते हैं तो आप बाजार में 20 से 25% अतिरिक्त भाव भी ले सकते हैं। और शहरों के आसपास तो काफ़ी मात्रा में जैविक गेहूं की और दूसरी चीज़ों की काफ़ी मात्रा में मांग बढ़ रही है। तो मैं तो अपने सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि इससे का फ़ायदा उठाएं, अपनी उत्पादन लागत को कम करें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं, वातावरण का ख्याल रखें और घर में ऊर्जा स्वावलंबी भी घर बनाएं, जिससे कि आपको बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता ना हो और आपका खाद का भी काम आ जाएगा, आपकी गैस का भी काम हो जाएगा, आपका प्रकाश भी कर सकते हैं। और जिनके पास ज़्यादा पशु हैं वो तो अपने घर में चक्की और आपका चैप कटर वगैरह है वो भी इससे चल रहा है। ऐसे हमारे कई ऐसे किसान भाई हैं जो इससे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है लेकिन सारे के सारे काम वो बायोगैस से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अल्टरनेटर के माध्यम से बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे सारे काम हो रहे हैं। और ऐसा ही एक हमारा किसान भाई है भरतपुर में, गोपाल सिंह, जिनका मैं नंबर भी बताना चाहूँगा कि कोई भाई अगर भरतपुर ये राजस्थान में है और गोपाल सिंह के पास में पशुओं की संख्या काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनकी जो 50-60 बीघे ज़मीन है, यानी कि कम से कम 15-20 एकड़ में उनका ऑर्गेनिक बाग है, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और इनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, लेकिन सारे के सारे काम जो हैं, चाहे वो पानी निकालने का हो इंजन से, चाहे चैप कटर का हो, चाहे चक्की चलाने का हो, चाहे प्रकाश का हो, चाहे खाना बनाने का हो, ये सभी के सभी काम बायोगैस के माध्यम से होते हैं। और इनके घर में आज 3 बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं। तो मैं तो ऐसे और भी एग्जाम्पल चाहूँगा कि इस प्रकार के और एग्जाम्पल हमारे देश में पैदा हों और जिससे कि 2 किसानों को एक नया रास्ता मिले और हम देश को स्वावलंबी बनाने में काफ़ी योगदान दे सकें और साथ साथ में किसानों का और भूमि का और हमारे वातावरण का बचाव हो सके और इनका विकास हो सके, ये हमें सोचना है।
बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने दी है। यहाँ पर हमारे किसान स्वावलंबी हो रहे हैं, बायोगैस प्लांट को अपनाकर कई तरह के लाभ भी ले रहे हैं। तो आप भी ले सकते हैं इसके लाभ। लगातार हमारे विशेषज्ञ आपको जागरूक कर रहे हैं, जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है शरदकालीन गन्ने के साथ अंतर फसली खेतों की और साथ ही साथ बायोगैस तकनीक की। लगातार मैं आपको बता दूं, हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल आ रहे हैं, जिन्हें अब मैं शामिल कर लेती हूं। अगर आपके पास भी सवाल है, जल्दी से आप अपना फ़ोन उठाइए, क्योंकि समय काफ़ी कम रह गया है। ये सवाल भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से महेश विश्वकर्मा जी ने, और इन्होंने लिखा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे गन्ने के खेत में जो गन्ने की ऊंचाई है, उस जो जगह है वो 3 फीट की है, क्या मैं इसमें प्याज की रोपाई कर सकता हूं? 3 फीट की जगह है, क्या प्याज लगा सकते हैं महेश जी? एक्चुअली गन्ने की बढ़वार इनकी काफी हो चुकी है, और इसके लिए मैं सुझाव ये देना चाहूंगा कि अगर इनके लाइनों से लाइन की दूरी अगर 5 फीट है तब तो ये प्याज लगा दें, और अगर इसकी दूरी अगर 3 फीट है तो मैं इस समय इनको सजेस्ट नहीं करूंगा कि प्याज लगाएं, क्योंकि गन्ने की बढ़वार इनकी काफी हो चुकी है। बिल्कुल। और जी बिल्कुल, तो देखिए अगर 5 फीट की है तो प्याज लगाई जा सकती है, 3 फीट में सलाह नहीं दी जा सकती। अगला सवाल भी डॉक्टर पाठक आपके लिए ही है, जो भेजा है रघुनाथ पवार जी ने महाराष्ट्र से। इन्होंने लिखा है कि गन्ने की फसल में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल किस प्रकार से, कब और किस डोज पर करना उचित रहेगा? नैनो यूरिया का प्रयोग आप बेसल, जब गन्ने का जमा हो जाता है बेसल डोज में आप यूरिया आप दें, और जब गन्ने में 4-5 पत्तियां हो जाएं 40 से 45 दिन के बाद, तो उस समय नैनो यूरिया आप प्रति एकड़ 1 बोतल डालें, और उसके बाद दूसरा जब 60 से 65 दिन हो जाए तब दूसरी बोतल आप डालें, लेकिन बेसल डोज में आपको यूरिया डालना आवश्यक है। बिल्कुल, तो देखिए कब कब और किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। एक और सवाल डॉक्टर पाठक आपके लिए ही है। लगातार हमारे गन्ने के किसान अपने जो सवाल है हम तक पहुंचा रहे हैं। ओम प्रकाश जी हरदोई उत्तर प्रदेश से, इन्होंने सवाल किया है कि लाल सड़न रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी दें, इससे काफी नुकसान होता है। जी बिल्कुल, इस समय मैं बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से उत्तरी भारत में और उत्तर प्रदेश में गन्ने की जो सबसे पॉपुलर वैरायटी रही है वो 0238, वो लाल सड़न रोग से प्रभावित हो गई है। और लाल सड़न रोग, इसको हम गन्ने का कैंसर कहते हैं, जिस वैरायटी में ये आ जाती है और महामारी के रूप में आ जाती है, उस वैरायटी को हमें खेती से बाहर करना पड़ता है। तो मैं हरदोई के किसान बंधु को बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो अगर आपके खेत में लाल सड़न रोग लग गया है तो उसकी जिस क्लम्प में, जिस मूड में लग गया उसको तुरंत जड़ सहित उखाड़ करके नष्ट कर दें, और जहां से आप उखाड़ें वहां पे ब्लीचिंग पाउडर 10 से 20 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें। दूसरी चीज, जिस खेत में आपके लाल सड़न रोग लगा हुआ है उसमें 6 महीने तक गन्ने की बुआई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो फंगस होता है वो 6 महीने तक बिना होस्ट के भी, बिना गन्ने के भी एक्टिव अवस्था में रहता है। तो गन्ने की कटाई के बाद दूसरी फसल लें, आप फसल चक्र अपनाएं। 0238 की जगह पे आप हरदोई से हैं तो आपको
कोसा 13-235 गन्ने की बुआई कर सकते हैं, कोलक 14-201 की बुआई कर सकते हैं, को 15-023 की बुआई करते हैं। साथ ही साथ कोसा 17-231 वैरायटी जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है और 18-231 वैरायटी हाल में रिलीज हुई है, आप इनकी बुआई करें, फसल चक्र अपनाएं कि को 0-238 की बुआई कदापि ना करें, और जिसकी भी बुआई करें बीज उपचार करके ही गन्ने की बुआई करें। बिल्कुल, तो लाल सड़न रोग से प्रभावित है अगर आपकी फसल, तो किस तरह से आपको बचाव करना है और कौन कौन सी उसकी जो रिप्लेसमेंट है या फिर कहें कि विकल्प के तौर पर आप किसमें चयन कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। ओम प्रकाश जी, उम्मीद करते हैं कि ये जो सारी तमाम जानकारी आपको दी गई है इससे आप संतुष्ट होंगे और इसे आप अमल में ज़रूर लाएंगे। इसके साथ डॉक्टर पाठक, आपसे ही हम जानना चाहेंगे, बसंतकालीन गन्ने की बुआई का भी समय आने वाला है, इसके लिए क्या तैयारियाँ कर सकते हैं हमारे किसान? बसंतकालीन गन्ने की बुआई का समय आ रहा है, इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले तो है कि बीज का चयन आवश्यक है, क्योंकि हमें बीज का चयन ऐसी जगह से करना चाहिए, ऐसी वैरायटी का करना चाहिए जो हमारे प्रदेश के लिए स्वीकृत है। कई किसान भाई अन्य जगह से किस्में ले आते हैं जो हमारे प्रदेश के लिए स्वीकृत नहीं है, और उसका नतीजा होता है कि वो बीमारी उसमें आ जाती है और जिससे अन्य किस्में भी हमारी प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले बीज का चयन करें, और बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए उत्तरी भारत की बात करें, आपको पहले बताया कि कोसा 13-235 है, कोलक 14-201 है, को 15-023 है, कोसा 17-231 है, कोसा 18-231 है, 16-202 है, इनकी बुआई करें। बुआई से पहले बीज का उपचार और मृदा का उपचार, दो चीजें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लाल सड़न रोग का फंगस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बीज के उपचार के साथ साथ मृदा का उपचार बहुत ही आवश्यक है, और मृदा का जैविक उपचार आप ट्राइकोडर्मा से अवश्य करें। 10 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके खेत की तैयारी के समय प्रयोग करें। अगर खेत की तैयारी के समय नहीं कर सकते हैं तो जब गन्ने का जमा हो जाता है उस समय आप करें। और गन्ने की बुआई ट्रेंच विधि से करें। सबसे प्रमुख बात यह है कि गन्ने का जमाव अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो हमारी आधी मेहनत जो कम हो जाती है, इसलिए हमें बुआई की प्रक्रिया को बेहतर करके खेत की तैयारी है, समय पर गन्ने की बुआई है, ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई है, गन्ने के ऊपरी हिस्से की अगोले की बुआई ऊपर वाले हिस्से की बुआई करें जिससे जमाव हमारा 70% 75% हो। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करें और बीज का उपचार करें। ये प्रमुख बातें हैं जो बसंतकालीन में किसान भाई ध्यान दे करके अपनी पैदावार ठीक सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अंतिम सवाल आपसे, या फिर कहेंगे कि एक सुझाव आपसे लेना चाहेंगे, हमारे गन्ने के किसानों को क्या कहेंगे आप? गन्ने के किसानों को इस समय मैं यही कहना चाहूंगा कि गन्ने की आपूर्ति किसान भाई जो कर रहे हैं, गन्ना की कटाई तभी करें जब उनको अपने संबंधित चीनी मिलों से सप्लाई टिकट मिल जाए, क्योंकि गन्ने की कटाई रख करके और 3 दिन 4 दिन बाद अगर सप्लाई करते हैं तो उससे उनके वजन में काफी कमी आती है। अंततः जो फसल साल भर मेहनत करके वो पैदा करते हैं उनके वजन में उसका कम वजन मिलता है। इस नाते गन्ने की कटाई तभी करें जब वो परिपक्व गन्ना हो और चीनी मिल से आपके संबंध सप्लाई टिकट मिल गया हो, और गन्ना साफ सुथरा सप्लाई करें। बीज जो आपके प्रदेश के लिए संस्तुत है वही उसी की बुआई करें। अस्वीकृत किस्मों की बुआई कदापि ना करें। अन्य प्रदेशों से जो किस्में आपके लिए नहीं स्वीकृत हैं उनकी बुआई कदापि ना करें। बिल्कुल डॉक्टर पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ पर देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने शरदकालीन गन्ने की बात करें या वसंतकालीन गन्ने की बात करें, दोनों के ही संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर पाठक को तो हमने धन्यवाद दे दिया, डॉक्टर अब्बास का मैं रुख करना चाहूँगी। बायोगैस तकनीक के बारे में लगातार हमें जागरूक कर रहे हैं, किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे हमारे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, वातावरण को बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपने खेतों की जो उर्वरता क्षमता है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बायोगैस प्लांट अगर हमारे किसान बनवाना चाहते हैं, आकार वो क्या है, वो तो हमारे पशुओं के गोबर पर निर्धारित करता है कि कितना है। अब किससे बनवाएं, क्योंकि कभी कभार ये भी हो जाता है कि बनवा लिया लेकिन उसकी जो बनावट है वो सही नहीं हुई, तो ऐसे में समस्या आ जाती है। ये आपका सवाल बहुत ही उचित है, क्योंकि अगर प्लांट में कोई कमी रह गई तो उसको बाद में दूर नहीं किया जा सकता है जी। और प्लांट के लिए सबसे पहले बात आती है डिजाइन, आपको कौन सा चूज करना है।
इसमें 2-3 डिजाइन काफ़ी प्रमुख हैं। एक तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिजाइन है वो दीन बंधु है, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म के लोहे के कम से कम पार्ट्स का उपयोग होता है और दीन बंधु की जो बनाने की लागत वो भी कम होती है, साथ साथ में उसकी रख रखाव में भी क्षमता उस पर कम खर्च आता है और इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन दीन बंधु प्लांट को बनाने के लिए ट्रेन मिस्त्री का होना बहुत ज़रूरी है। जितना कि हम मटेरियल के बारे क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, उससे ज़्यादा बात आती है कि जो ट्रेन मिस्त्री का होना बहुत ज़रूरी है, जिसने प्लांट बनाए हों और जिसके प्लांट सफल रहे हों, उसी मिस्त्री से आप प्लांट बनवाएं। और भारत सरकार ने कुछ ट्रेनिंग दी, कुछ काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो ट्रेन मेसन है उन्हीं का उपयोग करें। दूसरा जो पॉपुलर मॉडल है वो है KVIC मॉडल। KVIC मॉडल जो है उसमें लोहे का ड्रम उल्टा होता है और एक कुआं टाइप होता है और ये प्लांट भी काफ़ी पॉपुलर है, खासकर मध्य भारत में या दक्षिण भारत में इसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में इस प्लांट से गैस काफ़ी कम बनती है, जिसकी वजह से किसान थोड़े हताश हो जाते हैं। दूसरी बात ये आती है इसका जो ड्रम है वो कई बार ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से लागत ज़्यादा आती है और किसानों को हर 5-7 साल बाद ड्रम बदलना पड़ता है, जो कि काफ़ी बड़ा एक दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन हमारे जो तापमान की काफ़ी अच्छा रहता है तो मध्य भारत में और दक्षिण भारत में वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग KVIC मॉडल भी बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसका जो खाद है विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरी बात खास ये है कि जितना बड़ा प्लांट बनाते हैं उसको उतना ही खाद में रोज खाना मिलना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूर्ण मात्रा में गैस दे पाएगा। इसके साथ साथ में आप समय समय पे अपने गैस की पाइपलाइन की जांच करेंगे, नहीं तो कहीं अगर कहीं भी लीकेज होगी तो आप ये सोचेंगे प्लांट फेल होगा, लेकिन प्लांट फेल नहीं है, ठीक है, आपका रखरखाव ठीक नहीं है, वो देखना आपको बहुत जरूरी है। और सर्दी के मौसम में आप गोबर 2-3 बार डालें, उसको ठंडा ना होने दें। जितना ठंडा गोबर होगा उतनी कम गैस बनेगी। तो सर्दी के मौसम में सुबह शाम और दोपहर 3 बार भी आप गोबर डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको अच्छी गैस मिलेगी। और आप अपने जो आपके यंत्र हैं, इसके चूल्हा है या दूसरी चीजें हैं, उनका भी रखरखाव में विशेष ध्यान रखें, जिससे आपकी तो ये लागत तमाम कम और बातें आपको हैं पूरा लाभ मिल जिनको सके। ध्यान में रखना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। डॉक्टर डब्बास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जाना आपने कि किस तरह से आप शरदकालीन गन्ने के साथ अंतःफसली खेती कर सकते हैं और बायोगैस तकनीक को अपने लिए कैसे लाभकारी बना सकते हैं। ये तो बात होगी आज के कार्यक्रम की। अगले कार्यक्रम में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ये आपको जानकारी देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों फसल में समसामयिक कार्य के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सर्दियों में सब्जियों में पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। आपके पास कोई सवाल है, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कर सकते हैं आप हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। और इसके साथ ही फेसबुक के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, हमारा पेज खुलेगा, अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप इस पर कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप पुनः हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं, तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।